मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसका नाम है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एक ऐसा पद है जिस पर बात ना की जाए ना तो ऐसा लगता है कि जी हाँ दोस्तों, संविधान में कहीं ना कहीं अधूरापन नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे दोस्तों इसके बारे में ना तो बहुत ही शानदार क्या है, चर्चा की गई है, बहुत ही शानदार चर्चा की गई है। तो आप यहाँ जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लगा है पार्ट 3 दोस्तों, यहाँ पर एक कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें, कहेंगे सर पार्ट 3 कब लेकर आ गए, ठीक है ना दोस्तों। तो पार्ट 3 नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट 1 ही है। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। एक ही है तो छोटा सा ही पार्ट, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है बहुत ज़बरदस्त। पहला पार्ट ही है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज जो हमें सीएजी पर बात करनी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सीएजी के नाम से भी जाना जाता है, कंप्ट्रोलर, जी हाँ दोस्तों, एंड एडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसी पर बातें करते हैं जो बहुत शानदार बातें हैं। जी हाँ, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बातें करते हैं। इसको जी हाँ दोस्तों, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसी को सीएजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीएजी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से बातें क्या महत्वपूर्ण है। आखिर सीएजी का काम क्या है, ये क्या काम करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, इसको शपथ कौन दिलाता है, ये पद से कैसे हटते हैं, इनके वेतन का उल्लेख कहाँ है कि नहीं है, इन सारी बातों पर क्या होंगी दोस्तों, चर्चा होंगी। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, लोकतंत्र के 4 स्तंभ। अब देखिए, जो ये 4 स्तंभ हैं, इनमें से हमने आपको जी हाँ दोस्तों एक एक करके बता रहे हैं। इसमें अभी तक न्यायपालिका के बारे में बात हो चुकी है। न्यायपालिका मतलब जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बात हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद अभी हम चुनाव आयोग पर बात करेंगे, ठीक है, चुनाव आयोग पर बात करेंगे। और आगे जो है दोस्तों, वह हमारा सीएजी ही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और चौथा है यूपीएससी। तो लोकतंत्र के ये 4 स्तंभों में ये चारों ऐसे स्तंभ हैं जो जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना में और भारत देश के विकास में अहम रोल अदा कर सकते हैं। एक के टारे एक हैं दोस्तों, ये याद रखिए, एक के बदले एक कहा जाए तो ज़्यादा सही है। इनमें इतनी ताकत है कि आपको हम क्या बताएं, किसको संभाल कर समेट सकते हैं इसमें ना। तो ये याद रखने वाली बातें थी, तो दोनों को याद रख लीजिएगा यहाँ से। आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं जो बहुत शानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर जो हमारे सीएजी होते हैं, जो हमारे सीएजी होते हैं
उनका उल्लेख कहाँ दिया गया है, और याद रखिएगा दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सीएजी होते हैं ना, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है। कहाँ पर है? भाग 5 में है कि 6 में है? तो भाग, याद रखिएगा दोस्तों, भाग 5 में है। भाग 5 में है और अनुच्छेद जो है वह 148 से लेकर के 151 के मध्य में है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के मध्य में है। तो यहाँ से भी प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। 151 से लेकर के कहाँ तक? 148 से लेकर 151 के मध्य में है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें, जो इनकी नियुक्ति होती है ना, ठीक है, वह नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये बातें हैं। इनके पद का उल्लेख कहाँ है, तो इन सारी बातों पर चर्चा की जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। या फिर इनकी योग्यता कौन करता है, योग्यता क्या होती है, ये बातें भी होती हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें कि इस पद पर कौन बैठेगा, मतलब नियुक्ति अभी बता रहा हूँ, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता कौन निर्धारण करता है? सबसे बड़ी बात ये है, तो संसद करती है। क्या है? संसद के द्वारा इनकी योग्यता का निर्धारण होता है। संसद किस कानून के तहत करती है दोस्तों? तो आपको बता दें, पावर ड्यूटी एंड सर्विस कंडीशन एक्ट बना था 1971 में। क्या? पावर ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, जी हाँ दोस्तों, पावर ड्यूटी, साथ ही साथ एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1973 ईस्वी में बना था। इसमें बाद में संशोधन भी हुआ, लेकिन दोस्तों इसी कानून के तहत क्या होता है, सीएजी की नियुक्ति होती है। इसी के तहत क्या होती है, सीएजी की नियुक्ति होती है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सीएजी कौन बनेगा, तो कहा गया भैया जो सिविल सेवक होगा ना, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी इस पद पर बैठता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी क्या होता है दोस्तों, इस पद पर बैठता है, ठीक है दोस्तों, इस पद पर बैठता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको आगे चलना चाहिए। तो इतना तो हो गया ना, आप नोट कर लीजिए, कोई सिविल सेवक ही मतलब आईएएस इस पद पर बैठेगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आइए दोस्तों, बातें करते हैं नियुक्ति को लेकर के ना। नियुक्ति कब कब बार बार आ रहा है, तो जो नियुक्ति करते हैं इनकी, वो राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, सीएजी के। अब देखिए दोस्तों, सीएजी द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है? क्या राष्ट्रपति का स्वविवेक चलता है या फिर राष्ट्रपति किसी से परामर्श लेते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, राष्ट्रपति सलाह पर करते हैं मंत्री परिषद की। जैसे ही मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर क्या होता है भैया, सलाह पर राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही इसे फिर
गोल्डन जीरो कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? गोल्डन जीरो कह देते हैं, याद रखिएगा। है तो सोने का लेकिन है शून्य के बराबर। मतलब ये क्या हुआ दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि जो CAG है हमारा, CAG काम क्या करता है? काम ये करता है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, दोनों के, याद रखिएगा दोस्तों, आपके लेखांकन और लेखा परीक्षण, जी हाँ, लेखा परीक्षण का कार्य करती है दोस्तों। अभी केंद्र सरकार स्तर पर तो ये बदल गया है कि लेखांकन और लेखा परीक्षण अलग अलग हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सरकार किन किन उद्देश्यों पर और दोस्तों कितना धन कहाँ कहाँ खर्च की है, इसका सारा ब्यौरा किसके हाथ में होता है दोस्तों? तो CAG के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? CAG के हाथ में होता है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे मधुर बात है, सबसे मधुर बात क्या है आपको जानना चाहिए यहाँ पर, कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति आप जान गए मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा आप बताइए, जैसे चलिए हम हैं या आप हैं, कोई भी है, ठीक है, ये B नाम का व्यक्ति है और B नाम की जो सिफारिश किया इसने किया, सिफारिश इसने किया, किससे किया? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति कर दी। अब ये आदमी जानता है कि हमारी जो नियुक्ति होगी मेन ये इसकी वजह से हुई है, ठीक है, मेन मंत्री परिषद की वजह से हुई। और मंत्री परिषद में कौन होती है दोस्तों? सरकार ही होती है, आपको जानते हैं, और सरकार का ही पूरा डाटा यह निकालता है। अब बताइए आप, जब सरकार का यह पूरा डाटा निकालता है तो क्या कभी कोई ऐसा, जी हाँ दोस्तों, एक तरह से जानकारी देगा जिससे सरकार के अनहित में हो? जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इस आदमी ने इसको बैठाया है इतने बड़े पद पर, तो कभी ज़िंदगी में इसके विरुद्ध ये जल्दी नहीं जाएगा। इसीलिए इसको गोल्डन जीरो की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन जीरो कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब, जो हमें जिस पद पर, इतने बड़े पद पर बैठाएगा, क्या हम कभी उसके खिलाफ बोलेंगे? जी नहीं दोस्तों, नहीं बोलेंगे। इसीलिए इसको गोल्डन जीरो कहा जाता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसी सिफारिश की गई और कहा भी गया लोगों के द्वारा, जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई CAG की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं होनी चाहिए। किसकी? CAG की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की संभावना है। क्या? भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की संभावना है। और जी हाँ दोस्तों, यह दिखाई भी देता है कि सरकार अपना जहाँ मन चाहे जितना धन खर्चा करती है, बाद में क्या होता है, CAG जब रिपोर्ट सौंपते हैं तो बढ़िया अच्छी रिपोर्ट सौंप देते हैं, हो गया सारा मामला क्लियर, सारा मामला क्लियर। क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, नहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ से समझने की बातें निकल कर के आती हैं। समझने की बातें क्या है, यहाँ से निकल कर के आती हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं फिर हमको मत कहिएगा दोस्तों, फिर आप यह नहीं कहेंगे कि सर ने हमको बताया नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? जुड़ा हुआ शब्द
राष्ट्रपति जब CAG की कंप्ट्रोलर एडिटिंग जर्नल, तो CAG की नियुक्ति करेंगे तो उससे पहले वह वारंट जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? वारंट जारी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक पत्र आएगा, इसे बोलते हैं अधिकार पत्र नहीं, इधर अधिसूचना पत्र कहा जाता है। एक तरह से नियुक्ति पत्र कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? नियुक्ति पत्र कह सकते हो। जब यह पत्र आएगा तो दोस्तों इसमें लिखा रहेगा कि राष्ट्रपति जी हाँ दोस्तों इस बंदे को क्या कर रहे हैं भैया, इतने ही तारीख से इन्हें इस पद पर नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वारंट जारी होता है। वारंट किसके लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं? तो दोस्तों वारंट राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जारी करते हैं। किसके लिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जारी करते हैं। न्यायाधीशों, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी होता है, और साथ ही साथ CAG की नियुक्ति के लिए भी वारंट जारी होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार आए हैं, इनको प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आइए दोस्तों, बहुत शानदार। अब देखते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इनको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। क्या इसका उल्लेख संविधान में है? तो संविधान में नहीं है, ठीक है, संविधान में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिला रहे हैं वह संविधान के प्रति, ठीक है, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान के प्रति याद रखना दोस्तों, निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बातें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बातें है ना, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनका कार्यकाल, क्या कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? क्या कार्यकाल का संविधान में उल्लेख है? तो संविधान में नहीं है, ठीक है, संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। अब देखिए, जब संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं है तब दोस्तों क्या इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है? ये बातें निकल कर के आती हैं। क्या इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है? तो कहा जाएगा कि बिल्कुल है। क्यों नहीं है भाई कार्यकाल फिक्स? बिल्कुल है कार्यकाल फिक्स। और आपको पता होना चाहिए कि व्यवहार में चलता है कि संविधान में लिखा है ऐसे। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये व्यवहार में है। क्या व्यवहार में है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का माना जाता है। कितने का माना जाता है? 6 वर्ष का माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए
कि दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं हमारे, वह कितने वर्ष की आयु तक के लिए अपने पद पर आसीन होते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें आपने कई बार देखा है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वह साफ साफ लिखा होता है कि 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, कितना, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो व्यवहार में है, व्यवहार में ये 6 वर्ष के लिए अपने पद पर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले भी हटाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 65 वर्ष की आयु, ठीक है, आयु। अब कहोगे सर 6 वर्ष दिया है, 65 वर्ष की आयु दिया है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब हम आपको क्या कहेंगे, समझने की बात है। और समझने की बात क्या है दोस्तों, कह रहा है 6 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु तक है, तो दोनों में से जो पहले हो जाए, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाए दोस्तों, जो पहले हो जाए। बातें नहीं समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई सिविल अधिकारी है, सिविल सेवा अधिकारी है, कोई सिविल सेवा अधिकारी है, सिविल सेवा अधिकारी है। अब क्या है दोस्तों, उसकी उम्र मान लीजिए क्या है, अर्थात आप कहनी क्या है, अब ये नहीं कि आप सिविल सेवा अधिकारी को ही इस पद पर बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। कई ड्यूटी एक्ट में कहा गया, लेकिन यह संसद के पास पावर है कि वो किसे नियुक्त करती है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, आपको बता दे कि नहीं भैया सिविल सेवा अधिकारी है, और सिविल सेवा अधिकारी की उम्र मान लीजिए 54 साल है, कितनी है, 54 साल है। अब 54 साल है दोस्तों, तो इस पद पर आसीन हो गए, आप 6 वर्ष बिताया तो कितना हुआ, 60 वर्ष हुआ ना। तो मतलब ये अपने 6 वर्ष पूरा रह सकता है, 6 वर्ष तक पूरा रह सकता है। मान लीजिए किसी अधिकारी की 62 वर्ष उम्र है, अब 62 वर्ष उम्र है, अब इसे इस पद पर नियुक्त किया जा रहा है, तो दोस्तों अब अगर 6 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 68 वर्ष। तो 68 वर्ष तक कभी नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा, मात्र 65 वर्ष। कहने का मतलब जैसे ही इनमें मतलब 3 साल और जुड़ेगा, 65 वर्ष पूरेगा, वैसे ही ये अपने पद से क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखे जाते हैं। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु में जो दोनों में से पहले हो जाए, ठीक है, जो दोनों में से पहले हो जाए उसका बात की गई है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार है। चलिए दोस्तों, चलें आगे। अब देखिए दोस्तों, इनको हटाने का जो मेन मुद्दा है, ठीक है, वह समझिए, ठीक है, निष्कासन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, यहाँ तक कि सीएजी हों या फिर राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हों, इन सब को हटाने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक प्रस्ताव लाया जाता है। और वह कहाँ लाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है, चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो। अब देखिए दोस्तों, तो हमने आपको बताया था, अगर याद हो तो, कि दोस्तों जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है अनुच्छेद 124 की धारा 4 व 5 के तहत, उसी तरह सीएजी को भी क्या है, पद से हटाया जाता है। उसी तरह किसको, सीएजी को भी पद से हटाया जाता है।
अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में क्या है, प्रस्ताव आ सकता है। अगर लोकसभा में आया है तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए, और अगर राज्यसभा में आया है तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। लोकसभा में आया है तो यह अध्यक्ष के सामने जाएगा, और राज्यसभा में आया है तो सभापति के नाम से जाएगा। अब दोस्तों क्या है, अगर ये दोनों में से जिस भी सदन, मान लीजिए लोकसभा में आया, इसने स्वीकार कर लिया, तब क्या है, यह 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जिसमें कौन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मुख्य न्यायाधीश, या फिर अदर न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, अदर जस्टिस, जी हाँ दोस्तों, और फिर किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। और साथ ही साथ तीसरा राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो भैया, राष्ट्रपति की दृष्टि में या फिर जी हाँ न्यायालय की दृष्टि में कानून का अच्छा जानकार हो, ठीक है, संसद की दृष्टि में कानून का अच्छा जानकार हो। अब दोस्तों यहाँ से जानते हैं आप, फिर ये सारा लोग अपना जांच पड़ताल करेंगे, अंततः राय देंगे कि हाँ ये गलत है कि सही है। अगर सही पाए गए तब अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, दूसरे में जाती है। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के कहने पर क्या होता है दोस्तों, यह जो सीएजी होगा वह अपना पद छोड़ देगा। जो सीएजी होगा वो क्या करेगा, अपना पद छोड़ देगा। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूरा सेशन हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे की बातें हैं। आगे देखिए दोस्तों, वेतन, क्या इनके वेतन का उल्लेख संविधान में है कि कितना वेतन पाएंगे? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इनके वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं है। वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या संविधान में नहीं है? लेकिन दोस्तों जो इनको वेतन मिलेगी वह संचित निधि पर धारित होगी, संचित निधि पर, ठीक है। संचित निधि पर धारित वेतन में बहस तो हो सकती है, याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन मतदान नहीं हो सकता कि आओ देखें कई लोग हैं इसके तरफ सही है कि गलत है। तो याद रखिएगा। तो आखिर इनका वेतन कहाँ मिलता है, कौन निर्धारित करता है? तो जी हाँ दोस्तों, इनका वेतन संसद निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। अब देखिए दोस्तों, जो संसद इनका वेतन निर्धारित करेगी तो कितना निर्धारित की है भैया? तो बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन होगी, ठीक है, वेतन होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी वेतन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन इस समय कितना है? तो 2,50,000 है ना, कितना है? 2,50,000 प्रतिमाह है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों जो सीएजी होते हैं,
देखिए इनको पद से हटाने को लेकर के देख लिया जाए, वेतन को ध्यान में रखकर देख लिया जाए, तो लगभग यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। लगभग यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि यह पद कोई छोटा पद नहीं है। यह पद कोई छोटा पद नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है। ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा पद है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जी होते हैं दोस्तों, क्या वह रिटायर्ड होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद पद को धारण कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, नोट करके लिखिए। CAG सेवा निवृत्त होने के बाद CAG सेवा निवृत्त होने के बाद कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट, CAG जब पद धारण करेगा तो अन्य लाभ के पद को छोड़ देगा। ये याद रखिएगा, CAG जब पद को धारण करेगा तो अन्य लाभ के पद को छोड़ देगा। ये भी बातें आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन एक आपके CAG हुआ करते थे TN चतुर्वेदी। ठीक है, TN चतुर्वेदी। जब ये CAG बनते हैं दोस्तों, तो यह राज्यपाल भी रहते हैं। अब देखिए, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी क्या है, अर्थात यह पद का निर्वहन किए, साथ ही साथ राज्यपाल का पद पर, जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल के पद का भी निर्वहन किए, साथ ही साथ राज्यपाल के पद का भी निर्वहन किए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दोनों पद तो ले लिए, ठीक है, लेकिन लिखा क्या गया है, कहने का मतलब जो भी CAG होगा वह क्या है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो क्या राज्यपाल वेतन नहीं पाते? क्या राज्यपाल वेतन नहीं पाते? पाते हैं, बिल्कुल पाते हैं। 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह पाते हैं। कहने का मतलब वर्तमान में 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह पाते हैं। अब अगर 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह पाते तो क्या लाभ का पद नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। लाभ का पद नहीं होता है, नहीं होता है, लाभ का पद नहीं होता है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया था क्यों नहीं होता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ मंत्री, राज्य मंत्री, तो ये जब मंत्री वाले जो पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत शानदार बातें हैं। तो आगे की बातें हम आपको बताएं, ठीक है, आगे की बातें बताते हैं। बहुत शानदार बातें हैं हमारे पास, याद रखिएगा। अच्छा, किस आधार पर CAG को पद से हटाया जाता है, कोई बताएगा? ये कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों CAG को जो पद से हटाया जाता है, अभी मेरे ध्यान में दिमाग पे क्लिक की बात है, वह साबित कदाचार और अयोग्यता, जिसे असमर्थता भी कहा जाता है, उसके आधार पर क्या होता है, इनको पद से हटाया जा सकता है। उसके आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। चलें, बोलो भैया, आगे चलें? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत शानदार है।
चलिए अब देखिए दोस्तों 1976 ईस्वी तक, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं CAG की शक्तियों के बारे में। CAG की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ CAG की शक्तियाँ लिख लें, CAG की शक्तियाँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों 1976 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक CAG भारत सरकार और राज्य सरकार, ध्यान से समझिएगा, राज्यों के लिए भी यही CAG होता है, राज्यों का अपना CAG नहीं है, याद रखिएगा, कोई भ्रमित करने के लिए पूछ सकता है। तो CAG 1976 ईस्वी तक CAG भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का, ठीक है, क्या, दोनों का लेखांकन को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एडिटिंग। क्या कहा जाता है? एडिटिंग। तो अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एंड एडिटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता आ रहा था। अब यहाँ दोस्तों अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है, लेखा परीक्षण क्या है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो आइए लेखांकन को समझ लेते हैं, लेखा परीक्षण को समझ लेते हैं। लेखांकन का मतलब ये होता है जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है वह वर्ष भर में, जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ष में कितना धन खर्च की, ठीक है, कितना धन खर्च की, ये कहलाता है अकाउंटिंग, लेखांकन। लेखा परीक्षण क्या है दोस्तों? एडिटिंग क्या है? सरकार ने किन उद्देश्यों पर पैसा खर्चा की। तो जब उद्देश्यों पर पैसे खर्च होते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पर हो गया, मनरेगा पर हो गया, स्वच्छ भारत मिशन पर हो गया, तो जो ये उद्देश्य हैं, तो जब उद्देश्यों पर क्या होता है दोस्तों, धन खर्च करती है, तो उसका जब वो पूरा ब्यौरा निकाला जाता है तो उसको लेखा परीक्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेखा परीक्षण। तो ध्यान से समझिए 1976 ईस्वी तक CAG भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता आ रहा था। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने 1976 ईस्वी में, केंद्र सरकार ने लेखांकन और लेखा परीक्षण को अलग अलग कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ये जानना चाहिए आपको। अब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जानिए। चलिए दोस्तों, तो लेखांकन कौन करेगा, लेखा परीक्षण कौन करेगा?
तो लेखांकन का जिम्मे दिया गया CAG पर। किसको दिया गया? CAG को दिया गया। और लेखा परीक्षण के लिए एक नया, जी हाँ दोस्तों, एक नया विभाग आया जिसे CGA कहा गया। ठीक है, CGA आ गया दोस्तों। अब भारत सरकार के जो उद्देश्यों से पैसे धन खर्च होते हैं उनका पूरा देख रेख CGA करता है, जबकि भारत सरकार जब पूरा धन खर्च करती है उसका देख रेख CGA करता है। ठीक है, एक CAG है और ये है CGA। तो इसका CGA करता है और इसका CAG करता है। तो वार्षिक धन जितना खर्च होता है वह CAG का होता है, याद रखना। जबकि राज्य सरकारों के लिए, याद रखना, राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार, उन्होंने कहा भाई हमारे पास इतना धन नहीं कि हम अलग से विभाग गठित करें। राज्य सरकार का क्या होता है दोस्तों? राज्य सरकारों का, ठीक है, लेखांकन, लेखांकन और लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण CAG ही करता है। कौन करता है? CAG ही करता है, याद रखना, कैग ही करता है। ठीक है, कौन करता है? कैग करता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब सरकार का, ठीक है, जो अपना पूरा ब्यौरा होता है, प्रारूप होता है, उसकी देख रेख किसके हाथ में होती है? वह CAG के हाथ में ही है। पूरा हिसाब का किताब किसके हाथ में है? वो CAG के हाथ में है। अब देखिए दोस्तों, CAG क्या होता है? अपना पूरा रिपोर्ट वार्षिक राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तब राष्ट्रपति क्या होता है? इस लेखांकन का जो किया गया है उसको सदन में रखवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सदन में जो विपक्ष के नेता होते हैं दोस्तों, या विपक्ष पार्टी, उनके हाथ में भी जाती है। तब वह लोग सदन में इससे संबंधित क्या करते हैं? बातें करते हैं, इस पर बहस होती है। तो CAG का पूरा जो, याद रखना, कार्य किस पर निर्भर है? राष्ट्रपति जी के। कहने का मतलब पूरा जितना भी ब्यौरा होगा वो राष्ट्रपति के हाथ में देंगे और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाएंगे, तब संसद पर इस पर बहस होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों, कुछ स्टार लगाइए और एक एक करके आप लोग लिखिए। सरकार, ठीक है, सरकार अपना हिसाब किताब का प्रारूप किस प्रकार रखेगी, यह CAG ही बनाता है, यह CAG ही बनाता है। ठीक है, आगे आगे क्या है दोस्तों? CAG अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति
इसे सदन में रखते हैं, सदन में रखते हैं, तब इस पर बहस होती है। अब देखिए दोस्तों, सीएजी काम करता है, चलिए ठीक है, मान लो सीएजी ने गलत काम किया और दे दिया, काम किया और दे दिया, कोई भी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति ने उसे रखवा दिया, बहस भी हो गई। तो कहने का मतलब सीएजी को कंट्रोल कौन करता है, कौन देखता है सीएजी को? तो याद रखना भैया, सीएजी लोक लेखा निधि, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी को देंगे। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि लोक लेखा समिति सीएजी से कुछ भी पूछ सकती है, कुछ भी रिपोर्ट मांग सकती है, जो उन्होंने दिया उसको देखेगी, जांचेगी। इसीलिए कहा जाता है जो सीएजी होते हैं और लोक लेखा समिति होती है, इन दोनों में मित्र, जी हाँ, दार्शनिक और मार्गदर्शक का संबंध होता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, ये बहुत बड़े शब्द हैं आपके। मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का संबंध होता है। ठीक है, मार्गदर्शक का संबंध होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते, कुल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों, ये बातें जानना चाहिए आपको, जानकर अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, तो हमने बताया ना कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, इससे पहले भी बता चुका हूँ। जी हाँ, 15 आपके कहाँ के भैया, 15 आपके लोकसभा के होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट 2 देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे। नरहरि राव थे। कब से कब तक थे दोस्तों ये है, तो 1948 से लेकर के 1954 तक। 1948 से लेकर के 1954 तक थे, ये बातें जानना चाहिए। वर्तमान में 14वें सीएजी, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में
CAG पद पर नियुक्त हुए हैं। CAG पद पर नियुक्त हुए हैं। इससे पहले यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहले राज्यपाल यही थे, पहले राज्यपाल। इस समय कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये किस नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं CAG? तो 14वें नंबर के हैं। और यह कब पद पर आसीन हुए हैं? तो अगस्त, शायद 3 अगस्त को हुए हैं क्या? अगस्त 2020 से अपने पद पर कार्यरत हैं। क्या? 3 अगस्त 2020 से अपने पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये था पूरा CAG से संबंधित ब्यौरा, जो हमने आपको एक एक करके सारा पार्ट्स बताया। तो आपको यह सेशन कैसे लगा, आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। हमने अपनी समस्त बातें बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।